यह वीडियो किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं बल्कि हकीकत है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जिसे कई लोग मजाक में सबसे पापी देश कहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सोचिए, एक ऐसा देश जहां बेरहम ठंड इंसान की सांस रोक दे, जहां जमीन के नीचे छिपा खजाना लगातार दुनिया की नजरों में आग लगाता है, जहां बद्दुआ और आशीर्वाद दोनों इतने सच्चे माने जाते हैं कि लोग अकेले सफर करने से डरते हैं, और जहां कुछ प्राकृतिक शक्तियों को आज भी अदृश्य प्रहरी माना जाता है। मंगोलिया को आप जितना शांत समझते हैं, उसके पीछे उतनी ही अजब गजब, रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियां छुपी हैं। हर सूरज उगने के साथ यहाँ कुछ न कुछ ऐसा होता है जो दुनिया को हैरान कर देता है। कभी खाना बदोशों की अनोखी परंपराएं, कभी भटकते भेड़ियों के साथ मौत का खेल, तो कभी धरती के भीतर से उठती आवाजें जिन्हें वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप वो सच सुनेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तैयार हो जाइए मंगोलिया का वो चेहरा देखने के लिए जो दुनिया से छुपा हुआ है और जिसे जानकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो रूस और चीन के बीच स्थित है और अपने बड़े बड़े घास के मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और पुरानी घुमंतू जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इन परंपराओं में से एक बहुत हैरान करने वाली परंपरा है न नहाने की परंपरा। पुराने समय में मंगोलिया में न नहाना सामान्य बात थी और इसे सम्मान का निशान माना जाता था। चंगेज खान के समय में लोग कई महीनों या सालों तक बिना नहाए रहते थे। उनका मानना था कि पानी धरती की पवित्र नसों को परेशान करता है और इससे देवता नाराज हो सकते हैं। उस समय माना जाता था कि जिसके शरीर से ज्यादा तेज गंध आती है वह उतना ही भाग्यशाली और सम्मानित होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई चंगेज खान के पसीने से भीगे कपड़े पहन लेता तो यह सबसे बड़ी इज्जत मानी जाती थी। आज शहरों में आधुनिक नहाने और सफाई की सुविधा आ गई है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में यह सोच अभी भी मौजूद है। कई लोग आज भी तेज शरीर की गंध को गर्व की चीज मानते हैं, छिपाने की नहीं। यह दिखाता है कि किसी भी चीज की सोच संस्कृति के हिसाब से बदलती है, सिर्फ जरूरत से नहीं। अब सुनिए एक ऐसी जगह की कहानी जहां इंसानी हिम्मत ठंड से भी ज्यादा मजबूत है। उलान बातोर, मंगोलिया की राजधानी, एक ऐसा शहर जो धरती की सबसे ठंडी राजधानी कहलाता है। यहाँ सर्दियों की रातें इतनी बेरहम होती हैं कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह वह ठंड है जिसमें आपकी लार हवा में ही जम जाती है, इससे पहले कि वह जमीन को छू पाए। सोचिए, 13 लाख से अधिक लोग इसी शहर में रहते हैं, यानी पूरे देश की लगभग आधी आबादी ऐसे स्थान पर जहां दुकान तक पैदल जाने के लिए भी जान दांव पर लग जाती है अगर आपने सही कपड़े नहीं पहने। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे अद्भुत कहानी, क्योंकि उलान बातोर सिर्फ ठंडी हवाओं से लड़ने वाला शहर नहीं है बल्कि जिंदगी को जीतने वाला शहर है, जहां रातें अंधेरी नहीं उम्मीदों से जगमगाती हैं, जहां 300 से ज्यादा बार और क्लब हर शाम रोशनी और संगीत से भर उठते हैं, जहां लोग घरों में कैद नहीं होते, वो ठंड को चुनौती देते हैं, हर कठिन रात को जश्न में बदलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि जिंदगी तब भी खूबसूरत है जब हालात सबसे सख्त हों। यह शहर कहता है ठंड कितनी भी गहरी हो, हौसला उससे ज्यादा गर्म होना चाहिए। 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के अनुसार उलान बातोर की आबादी लगातार बढ़ रही है और यह साबित करता है कि इंसान कितनी भी कठोर परिस्थितियों में अपने आप को बदलकर आगे बढ़ सकता है। लेकिन मंगोलिया सिर्फ कड़की ठंड और बर्फ से लड़ने की कहानी नहीं है। यहाँ की परंपराएं और सामाजिक नियम भी उतने ही सख्त और हैरान कर देने वाले हैं। यहाँ एक खास रिवाज है, अगर मेहमान को घोड़ी के दूध से बनी शराब का कटोरा पेश किया जाए और उसने उसे मना कर दिया तो यह बहुत बड़ा अपमान माना जाता है और इसे बदकिस्मती का संकेत भी समझा जाता है। पेय लेने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। पुरुष दोनों घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से कटोरा लेते हैं। विवाहित महिलाएं एक घुटना और एक हाथ उपयोग करती हैं और नवविवाहितों को एक खास आशीर्वाद मंत्र बोलना होता है। और अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है तो ऐसा नहीं। अगर आप खुशी और सम्मान के साथ नहीं पीते तो मेजबान कटोरा भरते रहेंगे जब तक उन्हें लगे कि आपने सही सम्मान दिखाया है।
कई विदेशी मेहमान सिर्फ यह परंपरा निभाते निभाते शराब की अधिक मात्रा के कारण अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। यह सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति है जो आज भी पीढ़ियों को जोड़ती है और हर घर तथा उत्सव में निभाई जाती है। मंगोलिया दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे कम लोग रहते हैं। यह देश इतना बड़ा है कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन तीनों को मिलाकर भी उससे छोटा पड़ जाता है, लेकिन इसकी कुल जनसंख्या लॉस एंजेलिस शहर से भी कम है। 2025 में मंगोलिया की आबादी करीब 35 लाख है, जो 15 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर फैली हुई है। मतलब हर एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। इतनी खाली जमीन यहाँ की जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। मंगोलिया के 1/3 लोग आज भी घुमंतू जीवन जीते हैं। अपने पशुओं के साथ मैदानों में घूमते हैं और कभी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते। यहाँ की डाक सेवा भी 500 घोड़ों पर चलती है, जो दिन में 200 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। देश में इंसानों से 13 गुना ज्यादा घोड़े और 35 गुना ज्यादा भेड़ें हैं। यहाँ कई जगहों पर लोग कई दिन तक किसी दूसरे इंसान को नहीं देखते, क्योंकि यहाँ सच में जानवरों की संख्या इंसानों से बहुत ज्यादा है। और अब एक दिलचस्प बात, यहाँ शादी और रिश्तों का मामला भी बहुत अनोखा है। अगर मंगोलिया में कोई लड़की बहुत सुंदर, शांत और नरम स्वभाव की हो, तो उसके जीवन भर शादी न होने की संभावना ज्यादा रहती है। पुराने समय में पुरुष ऐसी पत्नी चाहते थे जो कठोर घुमंतु जीवन सहन कर सके, और इसलिए कोमलता को कमजोरी माना जाता था। आज लड़कियां पढ़ी लिखी और स्वतंत्र होने लगी हैं, लेकिन अब बहुत से स्थानीय पुरुष उनसे घबराते हैं और कई शिक्षित महिलाएं शादी के लिए सही साथी नहीं ढूंढ पाती। इस स्थिति के कारण मंगोलिया में एक ऐसा समय आ गया है जहां पढ़ी लिखी और स्वतंत्र महिलाएं अजीब तरह से अक्सर शादी से दूर रह जाती हैं। यह इसलिए नहीं कि उनके पास अवसर कम है, बल्कि इसलिए कि पुरानी परंपराएं और समाज की सोच आज भी बहुत गहरी जड़ें रखती हैं। उलान बातौर में अक्सर देखा जाता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां दोस्तों के साथ क्लब में मजे करती हैं, नाचती हैं, जबकि कई पुरुष बस चुपचाप दूर खड़े देखते रहते हैं। यह मामला समाज शास्त्रियों के लिए भी बड़ी दिलचस्प पहेली बन चुका है कि कैसे संस्कृति किसी इंसान की निजी जिंदगी को इतनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। आपका क्या मानना है? मंगोलिया की महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आप उनसे अच्छा तालमेल बना पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन ध्यान दें, मंगोलिया की हर परंपरा पुरुष प्रधान नहीं है। देश की सीमा पर रहने वाला एक अनोखा समुदाय मोसुओ पूरी तरह महिलाओं के अधिकारों पर आधारित है। यहाँ बहुपति प्रथा आम है और एक परंपरा जिसे वॉकिंग मैरिज कहा जाता है में महिलाएं अपने साथी खुद चुनती हैं और चाहें तो एक से अधिक साथी भी रख सकती हैं। बच्चे सिर्फ माँ के परिवार में पाले जाते हैं। संपत्ति महिलाओं की लाइन से आगे बढ़ती है और पुरुषों के पास बच्चों पर कोई अधिकार नहीं होता। यह प्राचीन व्यवस्था पिछले 2000 सालों से चल रही है और यहाँ घरेलू हिंसा लगभग नहीं के बराबर है। बच्चा पूरे बड़े परिवार के प्यार में बड़ा होता है और यहाँ रिश्तों में मजबूती और सम्मान का भाव देखा जाता है। यह व्यवस्था दुनिया में विवाह और लिंग से जुड़ी पारंपरिक सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि मंगोलिया की मेहमान नवाजी कैसे कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। जुड़े रहिए। मंगोलिया की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह कभी कभी थोड़ी मुश्किल भी बन सकती है। जब कोई मंगोलियाई परिवार मेहमान का स्वागत करता है तो वे अपना सब कुछ खुशी खुशी दे देते हैं, खाना, पेय और जरूरत पड़ने पर रहने की जगह भी। उनके यहाँ मेहमान को मना करना बहुत बड़ी बेइज्जती माना जाता है। अगर आपको खमीरी घोड़ी का दूध, जिसे एयर्ग कहते हैं, या भेड़ का सिर परोसा जाए तो उसे खाना उनकी परंपरा का हिस्सा है और इसे मना करना सही नहीं माना जाता। पुराने समय में बहुत ठंडे मौसम से बचाने के लिए मेजबान कभी कभी अपनी बेटी को रात में मेहमान के साथ कमरे में भेज देते थे ताकि वह गर्माहट दे सके। आज के आधुनिक शहरों में यह परंपरा लगभग खत्म हो गई है, लेकिन दूर दराज के गांवों में अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसलिए एक छोटा सा इशारा भी अगर गलत समझ लिया जाए तो इससे सामाजिक अपमान या दूरी बन सकती है। फिर भी इन सख्त परंपराओं के पीछे एक असली प्यार और सम्मान छिपा होता है। मंगोलिया में माना जाता है कि हर मेहमान भगवान का आशीर्वाद होता है और उसकी देखभाल करना एक पवित्र जिम्मेदारी है। हर साल कठोर सर्दियों के बीच
जब ज्यादातर देश के लोग घरों में बंद रहते हैं, मंगोलियाई लोग जमी हुई झीलों की ओर जाते हैं और सर्दी के खत्म होने का बड़ा उत्सव मनाते हैं। इसका सबसे बड़ा केंद्र है खूबसुगुल झील, जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। फिर भी लोग कई दिनों तक वहां रुकते हैं, बर्फ पर घुड़सवारी करते हैं, आइस स्केटिंग रेस होती है और पुराने शमैनिक अग्नि अनुष्ठान किए जाते हैं। इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि यह वसंत के आने का संकेत देता है। भले ही मंगोलिया में वसंत भी बहुत ठंडा हो सकता है, जानलेवा ठंड के बावजूद बूढ़े दादा दादी से लेकर छोटे बच्चों तक सब इसमें हिस्सा लेते हैं। यह दिखाता है कि मंगोलियाई लोग कितने मजबूत, साहसी और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं मंगोलिया की अर्थव्यवस्था के एक बड़े विरोधाभास की। मंगोलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े सोना, तांबा और कोयले के भंडार हैं, जिनकी कीमत खरबों डॉलर मानी जाती है। हर साल अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यहां से अरबों रुपए कमाती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह पैसा आम लोगों तक नहीं पहुंचता। 2025 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश की लगभग 36% आबादी अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है। असल समस्या यह है कि खनिजों से मिलने वाला अधिकतर लाभ धनवान उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों के पास चला जाता है। दूसरी ओर हजारों घुमंतु लोग जो कभी आजाद मैदानों में रहते थे, अब अपने घरों से हटकर उलान बातार के आसपास बनी झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। इन बस्तियों में न तो साफ पानी मिलता है, न बिजली और न ही स्वच्छता की सुविधाएं। कड़कड़ाती सर्दियों में लोग अस्थायी घरों में ठंड से लड़ते हुए जिंदगी गुजारते हैं। यह सब बताता है कि सिर्फ खनिज संपदा होने से खुशहाली नहीं आती, जब तक कि उसका फायदा आम जनता तक न पहुंचे। आज मंगोलिया की सबसे बड़ी लड़ाई है अमीर और गरीब के बीच बढ़ती दूरी, और यही देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मंगोलिया की डाक सेवा बेहद अद्भुत और अनोखी है। इसकी शुरुआत चंगेज खान के समय में हुए रिले सिस्टम से हुई थी, जहां संदेश पहुंचाने के लिए घोड़े बदलते हुए लंबी दूरी तय की जाती थी। आज भी यह प्रणाली सिर्फ इतिहास नहीं है, यह उन लोगों की जीवन रेखा है जिनमें से 1/3 अभी भी घुमंतु जीवन जीते हैं। कल्पना कीजिए, एक डाक कर्मचारी एक दिन में लगभग 200 किलोमीटर सफर करता है और रास्ते में 400 से भी ज्यादा स्टेशनों पर घोड़े बदलता है। ये साधारण घोड़े नहीं होते, बल्कि मंगोलियाई घोड़े जो अपनी अद्भुत ताकत और सहनशक्ति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये घोड़े कड़कड़ाती ठंड में भी जीवित रहते हैं, बर्फ के नीचे से घास ढूंढ लेते हैं और खुले मैदानों में कई दिनों तक सवार को बिना थके ले जा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं, मंगोलिया ड्रोन, ट्रक, कार या आधुनिक तकनीक पर क्यों निर्भर नहीं होता? इसका जवाब सरल है। जैसे ही वसंत आता है और बर्फ पिघलती है, सड़कें गायब हो जाती हैं। मौसम बदलते ही रास्ते और बस्तियां बदल जाती हैं और जीपीएस भी भरोसेमंद नहीं रहता। दूर दराज के चरवाहे हर साल सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, इसलिए ऐसे इलाकों में घोड़ों से बेहतर कोई साधन नहीं है। साल 2025 की मंगोल पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आज भी 500 से ज्यादा घोड़े देश की डाक सेवा का आधिकारिक हिस्सा है। यह डाक सेवा सिर्फ चिट्ठियां नहीं पहुंचाती, बल्कि दवाइयां, टीके, सरकारी कागजात और मतदान के बैलेट भी ले जाती है, उन जगहों तक जहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है और जिन्हें दुनिया लगभग भूल चुकी है। यह सिर्फ एक डाक सेवा नहीं है, यह संस्कृति, भरोसा और लोगों के जीवन से जुड़ी एक मजबूत डोर है। आज सैटेलाइट, फोन और जीपीएस की वजह से यह काम पहले से थोड़ा आसान और सुरक्षित हो गया है, लेकिन अब भी वही हिम्मत और जज्बा चाहिए जो कभी विशाल मंगोल साम्राज्य को जोड़ कर रखता था। जब बर्फीले तूफान चलते हैं, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तब भी डाक सवार, चाहे महिला हो या पुरुष, रुकते नहीं, क्योंकि कई दूर बसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां डाक का समय पर पहुंचना किसी की जान बचा सकता है। मंगोलिया में पहाड़ सिर्फ पत्थरों के टीले नहीं हैं, उन्हें लोग जीवित आत्माओं की तरह मानते हैं। यहाँ की परंपरा और कानून दोनों मिलकर इन पवित्र पर्वतों की रक्षा करते हैं। एशिया में सिर्फ मंगोलिया ही ऐसा देश है जिसकी संविधान में पवित्र पर्वतों की सुरक्षा के लिए साफ नियम लिखे गए हैं। यह सब पुरानी श्रमण और बौद्ध मान्यताओं का असर है जो आज भी सरकारी नीतियों का हिस्सा है। 2025 तक के पवित्र पर्वत कानून के अनुसार इन जगहों के पास चढ़ना, खनन करना या तेज आवाज करना सख्त मना है।
कुछ पर्वत जैसे बुरखान खालदून, जिसे चंगेज खान का जन्मस्थान माना जाता है, इतने पवित्र समझे जाते हैं कि वहां जाने की इजाजत सिर्फ चुने हुए श्रमणों को ही दी जाती है, वो भी साल में एक बार होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। स्थानीय लोग इन पहाड़ों की पूजा दूध, वोडका और नीले धार्मिक स्कार्फ खाद से करते हैं। इन परंपराओं का उल्लंघन करना न सिर्फ बुरा माना जाता है, बल्कि इसके लिए कानूनी सजा भी मिल सकती है। इसी सम्मान और सुरक्षा की वजह से ये पवित्र पर्वत आज भी विकास परियोजनाओं और खनन के प्रभाव से सुरक्षित है और अनजाने में ही वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक अभयारण्य बन गए हैं। यही है मंगोलिया, कठोर मौसम, अद्भुत साहस और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान का अनोखा मेल। हिम तेंदुआ और गोभी भालू जैसी दुर्लभ प्रजातियां मंगोलिया के पवित्र पहाड़ों में सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ खनन और पर्यटन पर कड़ा नियंत्रण है। सरकार कुछ क्षेत्रों की उपग्रह तस्वीरें जानबूझकर धुंधली करती है ताकि उनका सही स्थान गुप्त रहे। विदेशी वैज्ञानिकों को भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। स्थानीय लोग इन पर्वतों को पृथ्वी की नाभि मानते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक परंपरा, प्रकृति और संतुलन धन और विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोभी मरुस्थल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म स्थलों में से एक है, जहां संपूर्ण कंकाल, डायनासोर के अंडे और लड़ते हुए 2 डायनासोरों के फंसे जीवाश्म तक मिले हैं। वेलोसिरैप्टर वर्सेस प्रोटोसेराटॉप्स सबसे प्रसिद्ध खोज है। 2025 में भी यहाँ के जीवाश्म सुरक्षा कानून दुनिया के सबसे सख्त हैं और खुदाई स्थलों की सशस्त्र सुरक्षा की जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगोलिया के साथ मिलकर शोध कर रहे हैं और हर साल नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं, जिससे मंगोलिया जीवाश्म विज्ञान का वैश्विक केंद्र बन चुका है। अगर आप पूछें कि डायनासोरों की असली जन्मभूमि कहाँ थी, तो जवाब है मंगोलिया। मंगोलिया के अल्ताई पर्वतों में गरुड़ शिकारी की अनोखी परंपरा है। कजाख मंगोल समुदाय गोल्डन ईगल्स को प्रशिक्षित करके सर्दियों में शिकार करते हैं। यह साहस, भरोसा और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक धरोहर माना है। युवा शिकारी 7 किलो वजनी गरुड़ के साथ बर्फीले पहाड़ों पर सफर करते हैं और कई साल बाद गरुड़ को आजाद कर देते हैं। गोल्डन ईगल फेस्टिवल दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। मंगोलिया की सबसे भावुक परंपराओं में से एक है ऊंट के आंसू का अनुष्ठान। जब कोई माँ ऊंट अपने नवजात को अपनाने से इनकार कर दे, दुख भरा संगीत और प्यार भरा स्पर्श के साथ धीरे धीरे माँ ऊंट रोने लगती है, बच्चा भी रोता है और अंत में वह उसे दूध पिलाकर स्वीकार कर लेती है। यह दिखाता है कि यहाँ इंसान और जानवरों का रिश्ता दिल से बनता है। दुनिया ने इस अनोखी परंपरा को तब जाना जब जर्मन फिल्म द स्टोरी ऑफ द वीपिंग कैमल ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। बाद में यूनेस्को ने भी इसे संरक्षित की जाने वाली सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि संगीत और स्पर्श जानवरों के दिल में इतनी गहरी भावनाएं कैसे जगाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि मंगोलिया में इंसान और जानवरों का रिश्ता बेहद गहरा और दिल से जुड़ा होता है, जैसे दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ लेते हैं। अब बात करते हैं मंगोलियाई घरों यर्ट GER की। हजारों वर्षों से लोग इन घुमंतु घरों में रहते आए हैं। लकड़ी की जालीदार दीवारों, भेड़ की ऊन के फेल्ट और घोड़े के बालों की रस्सियों से बना यर्ट 1 घंटे से भी कम समय में खोला और पैक किया जा सकता है और ऊंट या याक पर रखकर आसानी से दूसरी जगह ले जाया जाता है। साधारण दिखने वाला यह घर तेज आंधियों, बर्फीले तूफानों और -50 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड का सामना कर सकता है। इसका गोल गुंबदाकार डिजाइन हवा का दबाव कम करता है और मोटा फेल्ट ठंड अंदर नहीं आने देता। हल्का, मजबूत और आसानी से मरम्मत करने लायक। आज की यर्ट में सोलर पैनल, इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सदियों पुराना इसका डिजाइन आज भी वैसा ही है, क्योंकि यह सिर्फ घर नहीं बल्कि मंगोलियाई लोगों की जमीन से जुड़ाव, संघर्ष और साहस का प्रतीक है। कठोर मौसम, गरीबी और बदलती संस्कृति जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी हिम्मत, एकता और गर्व उन्हें खास बनाते हैं। तो बताइए, मंगोलिया की सबसे हैरान करने वाली वास्तविकता आपके अनुसार क्या है? और अगली बार किस देश के बारे में जानना चाहेंगे?
कमेंट में लिखें। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस न हो। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। जय हिंद।